विजिलेंटिज्म के बारे में आप क्या जानते हैं? विजिलेंटिज्म यानी जैसे कि गोरक्षक इस प्रकार के, या पार्क में दो बैठे होते हैं जोड़ा, तो आके उनको परेशान करके मार के भगा देना। भारतीय कृषकों की स्थिति मैं ये तो दयनीय नहीं कहूंगा, लेकिन चैलेंजिंग है। जी सर। आप उसमें कैसे इम्प्रूव कर सकते, कैसे सुधार ला सकते हैं जिससे कि वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाए? पिछले कुछ 2-3 वर्षों में राजस्थान में जो शिक्षा के क्षेत्र में नई कोई पहल हुई है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने और भी बहुत सारी योगदान दिए फिजिक्स में। एक आध और बताओ जरा। पीएससी में तो आया। आओ भाई सर, नमस्ते सर। बताओ अपने बारे में कुछ बताओ। बैठिए। थैंक यू सर। बैठिए बैठिए। आशीष कुमार शर्मा जी। शर्मा जी बताइए अपने बारे में थोड़ा। सर मेरा नाम आशीष कुमार शर्मा है। मैं राजस्थान के दौसा जिले का निवासी हूँ सर। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। सर 2023 से मैं राजस्थान में गवर्नमेंट टीचर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। सर ये मेरा यूपीएससी में चौथा प्रयास है और सेकंड इंटरव्यू है सर। सेकंड इंटरव्यू। जी सर। सर मेरी हॉबी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से पढ़ाना और माता पिता की खेती में सहायता करना है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो जनरल साहब, आपने हॉबी में बताया कि फार्मिंग प्रैक्टिस माता पिता के साथ। जी सर। तो पहले ये बताया हॉबी क्या होती है? सर मेरे हिसाब से हॉबी एक ऐसी रुचि होती है जिसमें व्यक्ति समय निकाल के उसको परस्यू करता है सर। करेक्ट। तो माता पिता की सहायता करना तो समय निकालने वाली बात तो है नहीं है, तो ये हॉबी है कि माता पिता की सहायता करना हॉबी? जी सर। सर जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और साथ में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो स्कूल का टाइम 10 से 4 बजे तक होता है। उसके बाद में यूपीएससी की तैयारी करनी होती है। तो मेरा इंटरेस्ट है इसमें, खेती में मम्मी पापा की सहायता करना। तो मैं उसके लिए समय निकालता हूँ और उसमें उनकी सहायता करने का प्रयास करता हूँ। ये तो एक ड्यूटी है एक बच्चे की, अपने माता पिता की हेल्प करना। इसमें हॉबी कहाँ से आती है? देख लीजिए। चलिए anyway, आगे बढ़ते हैं। जी सर। अच्छा, अभी विजिलेंटिज्म के बारे में आप क्या जानते हैं? सर माफी चाहता हूँ, मैं सुन नहीं पाया ढंग से। विजिलेंटिज्म यानी जैसे कि गोरक्षक इस प्रकार के, या पार्क में दो बैठे होते हैं जोड़ा, तो आके उनको परेशान करके मार के भगा देना। इस प्रकार की चीजें जो होती हैं, जी। तो आके कुछ चौधरी बनते हैं आके जी। आप ये नहीं करिए वो नहीं करिए, मॉरल पॉलिसी जो करते हैं आके, जी। तो कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। तो ये आप इसके बारे में क्या समझते हैं? सर इसको विजिलेंटिज्म कहते हैं। सर मुझे लगता है कि ये एक गैर कानूनी तरीका है लोगों को परेशान करना। लोगों की स्वतंत्रता है पार्क में बैठना, आपस में बात करना। तो सर ये कानूनी तरीके से बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं इसे एक आपराधिक गतिविधि के रूप में देखता हूँ सर। तो लीगल है। जी सर। तो कोर्ट का इसमें इसके बारे में कुछ हिदायतें हैं सरकार को दी गई हैं, क्या है वो? सर माफी चाहता हूँ, कोर्ट की हिदायतों के बारे में मुझे आप अगर सीबीआई, नहीं है। अगर आप चीफ जस्टिस होंगे जी ऑफ सर। इंडिया, तो क्या हिदायत देंगे पुलिस को, गवर्नमेंट्स को, बाकी के जो जिम्मेदार हैं, ऑफिशियल्स हैं, क्या देंगे आप? सर एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैं गाइडलाइन तैयार करवाऊंगा और उसमें ये साफ साफ पुलिस को और सरकार को निर्देश दूंगा कि लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल उनको स्वतंत्रता मिली हुई है, उसमें किसी भी प्रकार की दखलंदाजी सामान्य नागरिकों के द्वारा नहीं की जाए। और यदि दखलंदाजी की जाती है, परेशान किया जाता है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनको एक कानूनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाए, प्रोटेक्शन दी जाए। और जो इस काम में लोग जाते हैं उनको क्या करेंगे आप? उनको सर जैसे भारतीय न्याय संहिता में कुछ दंड के प्रावधान किए गए जिसमें सोशल सर्विस का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो मुझे लगता है कि जैसे अपराध अगर छोटी श्रेणी का है तो उनको सोशल सर्विस के माध्यम से, अर्थदंड के माध्यम से उनको रोका जा सकता है सर। ओके। तो इसको ऑन ग्राउंड कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? जी सर। कोई 2 स्टेप्स बता दीजिए। सर ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा तरीका तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से निगरानी की जा सकती है गार्डनों की। दूसरा, लोगों को जागरूक किया जा सकता है। गार्डन ही नहीं, और भी बाकी भी चीजें होती हैं किसी भी चीज की। सर एक तरीका ये है कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा सकता है कि लोगों को अगर कोई परेशान कर रहा है
तो तुरंत पुलिस को संपर्क करे और पुलिस उसके लिए एक अलग से यूनिट का गठन करे, जिससे इस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके सर। ओके, चलिए एक सवाल और पूछ लेता हूँ आपसे। आप डीएम हैं और कोई पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर आता है कि कोई आदमी इलीगल सैंड माइनिंग कर रहा है, उसे नज़रअंदाज कर दीजिए आप। जी सर। और ये रिपोर्ट आपको आ चुकी है पहले से कि इलीगल माइनिंग हो रही है, लेकिन आप एक्शन लेना चाह रहे हैं लेकिन दबाव है कि ना लीजिए, क्या करेंगे? सर मैं इसमें कानून को पूरा पालन करूंगा, जो भी कानून के संगत जो भी प्रयास करने जरूरी हैं वो मैं सर पूरा इसको इलीगल माइनिंग को रोकने का पूरा प्रयास करूंगा सर। थैंक यू। थैंक यू सर। मेरा विश्वास है कि भारतीय शिक्षण पद्धति में, खासकर स्कूल लेवल पढ़ाई में, ज़्यादा समस्या शिक्षकों की है। शिक्षकों के एक लेवल के होने की बात होती है, वह नहीं है। तो क्या आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षकों को ट्रेन करने आदि के संबंध में कोई प्रावधान किया गया है? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षकों के लिए बहुत व्यापक स्तर पर सुधार किए गए हैं सर। इसमें शिक्षक भर्ती से पहले और शिक्षक भर्ती के बाद में दोनों स्तरों पर प्रशिक्षण का दोनों का प्रावधान किया गया है सर। अभी वर्तमान में शिक्षक 2 वर्ष का बीएड प्रोग्राम करके नियुक्त किए जाते हैं, तो उसको एनईपी 2020 ने 4 वर्ष का प्रोग्राम किया गया है। तो दूसरा, अगर शिक्षक भर्ती हो जाते हैं उसके बाद में भी एनईपी ने सुनिश्चित किया है कि निष्ठा प्रोग्राम चलाया है, उसके माध्यम से शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए सर। एक प्रयास एनईपी में जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, उसके लिए भी शिक्षक को प्रशिक्षण करने के लिए अलग से 3 घंटे का प्रोग्राम चलाया गया है सर। तो सर ये एनईपी का एक बहुत अच्छा कदम है, जिसके माध्यम से शिक्षकों को अच्छी तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है सर। अच्छा, आप ये बताएं, कोई प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स हैं जिन्होंने एजुकेशन टीचर्स के ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन किया है, बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं? वैसे फाउंडेशंस हैं प्राइवेट सेक्टर के सर टीचर को प्रशिक्षित करने के लिए? जी हाँ, उनके उन्नयन करने के लिए प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स। सर प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स का तो एक एनजीओ है प्रथम नाम से। नहीं, प्रथम तो अलग है। विप्रो फाउंडेशन के बारे में जानकारी है आपको? है जी सर। सर विप्रो फाउंडेशन के बारे में जानकारी है, वो शिक्षा के क्षेत्र में सीएसआर फंड रिलीज करता है और स्कूलों की सहायता करता है, इतना ही पता है सर मुझे। नहीं, वो प्रशिक्षित करना चाहता है शिक्षकों, बने नहीं हो, आप उसको देख लीजिए। जी सर, ओके सर। और दूसरा है, आपने लिखा है मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस के विषय में लिखा है आपने, इंगेजमेंट विद पेरेंट्स इन ट्रेडिशनल मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस। आप ये बताएं, भारतीय कृषकों की स्थिति, मैं ये तो दयनीय नहीं कहूँगा लेकिन चैलेंजिंग है। जी सर। आप उसमें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे सुधार ला सकते हैं जिससे कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाए? जी सर। सर जितना मैंने महसूस किया है, खुद भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो कृषकों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास बहुत कम लैंड है। जनसंख्या वृद्धि के कारण लैंड फ्रेगमेंट हो चुका है। तो सबसे पहले तो ये किया जा सकता है कि जो कृषक हैं उसको लैंड को क्लस्टर फॉर्म में एक साथ यूज करें, बहुत सारे कृषक। और दूसरा सर जो मेन समस्या है, जो पानी की समस्या है, समय पर पानी नहीं होता है, वर्षा आधारित खेती ज़्यादा होती है। सर तीसरी समस्या, इसमें बीजों को सही क्वालिटी के बीज या उर्वरक सही समय पर नहीं मिल पाते हैं, और जो मिल पाते हैं वो उच्च दामों पे जो बिचौलियों के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो चौथी समस्या, मशीनीकरण बहुत कम है। सामान्य तौर पे गांव में यह देखा गया है कि जो परिवार के पूरे सदस्य हैं वो खेती काम में लगे हुए हैं, जिसके कारण जो प्रति व्यक्ति प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है। सर जो एक्स्ट्रा वर्कर है उनको अगर अलाइड सेक्टर या एमएसएमई सेक्टर में गांव के स्तर पर प्रमोट किया जाए तो किसान की जो प्रोडक्टिविटी है पर व्यक्ति वो बढ़ाई जा सकती है और एक्स्ट्रा आय जनरेट की जा सकती है। सर पांचवी समस्या किसानों के लिए ये है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में किसानों को जानकारी कम है। जो लैंड होल्डर्स हैं वो उनसे ऋण लेते हैं, केसीसी के बारे में उनको बहुत कम जानकारी है। तो सर मैं यही प्रयास करूंगा कि जो ग्रास रूट लेवल पे उनको ये सब चीज़ें अगर आसानी से उपलब्ध करवा दी जाए, क्लस्टर फॉर्म में खेती करवाई जाए, और सर अगर उनका विपणन मार्केट के माध्यम से आसानी से करवा दिया जाए, बिचौलियों को न बेचकर वो सीधा मार्केट में बेचें, अगर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था गांव के स्तर पे करवा दी जाए तो सर जी सर, तो सर इसमें उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी आप टीचर हैं इस वक्त, जी किस सर। क्लास को पढ़ा रहे हैं? सर मैं प्राइमरी टीचर हूँ, पहली से 5वीं क्लास तक पढ़ाता हूँ सर। तो राजस्थान में ये स्कूल्स जो हैं
प्राइमरी 8वीं क्लास तक है, 5वीं क्लास तक है? सर प्राइमरी स्कूल 1 से 5वीं तक है और अपर प्राइमरी स्कूल 6 से 8 लेकिन तक। एक ही परिसर में चलते हैं ना ये? जी सर, एक जूनियर हाई स्कूल जी जो सर, है, एक परिसर में है। उनके शिक्षक अलग होते हैं? हाँ सर, अलग होते हैं। उनको क्या कहते हैं, उनका पद नाम क्या है? सर दोनों शिक्षक ग्रेड 3 में आते हैं। जो 1 से 5वीं तक पढ़ाते हैं वो L1 के होते हैं, लेवल 1, और जो 6 से 8वीं तक पढ़ाते हैं वो लेवल 2 के होते हैं सर। तो इनका प्रमोशन होता है या उनकी नियुक्ति अलग होती है? तो दोनों का प्रमोशन भी होता है, नियुक्ति भी, प्रक्रिया भी अलग अलग है सर। पिछले कुछ 2-3 वर्षों में राजस्थान में जो शिक्षा के क्षेत्र में नई कोई पहल हुई है जी सर। कि उसके बारे में बताइए। सर जैसे अभी की बात करें तो जो चीफ सेक्रेटरी श्रीनिवास जी नियुक्त हुए हैं, उन्होंने नई पहल यह की है कि जो टीचर हैं उनकी अटेंडेंस को सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू करने का प्रयास कर रहे हैं सर। तो राजस्थान में दूसरी प्रोसेस ये की है कि जो साला दर्पण है, जो साला दर्पण एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, सारा दर्पण, साला दर्पण है हाँ, सर, उस पे जो बच्चों की अटेंडेंस है वो ऑनलाइन की जाती है और उस अटेंडेंस को अभिभावकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है ऑनलाइन माध्यम से। हर बच्चे की अटेंडेंस ऑनलाइन है जी सर। और शिक्षक की नहीं है? शिक्षक की अब की गई है ये सर। तो पहले बच्चों की थी, शिक्षक की नहीं थी, ये बात समझ में नहीं आई। सर बायोमेट्रिक किया गया है वर्तमान में श्रीनिवास जी ने। ऑनलाइन में और बायोमेट्रिक में क्या फर्क होता है? सर ऑनलाइन का मतलब तो ये है कि जो बच्चे आए हैं वो साला दर्पण पोर्टल खोल के बच्चों की संख्या निर्धारित कर जाती है कि ये बच्चा आया हुआ है या नहीं आया अच्छा, हुआ। वो फोटो से देख लेते हैं? फोटो से नहीं सर, बस टिक करना होता है, डाटा भरना होता है। अच्छा, टीचर डेटा भर देता है? जी सर, बायोमेट्रिक में उसका टीचर की, अच्छा ये जी सर। मतलब वो बच्चा अटेंडेंस नहीं लगाता? नहीं सर, वो नहीं है सर। और सर जो तीसरा प्रयास किया गया है, जो राजस्थान में अवसंरचनात्मक जो कमियां देखी गई है, जैसे अभी झालावाड़ का हादसा हुआ था, बच्चे मारे गए थे उसमें, तो सर एक भामाशाह स्कीम चलाई है गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने। जो गांव के लोग हैं वहीं से चंदा इकट्ठा करके स्कूलों का निर्माण किया जाए। तो सर इसमें 2024-25 में लगभग 41 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया गया है। चंदा कौन देता है इसमें? सर नॉर्मली जो गांव के सरपंच होते हैं या कोई पैसे वाले लोग होते हैं, उनको भामाशाह स्कीम के माध्यम से जो जनवरी माह में एक एनुअल फंक्शन करवाया जाता है, उसमें उनको सम्मानित किया जाता है। तो सर वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए, चुनाव में फायदा लेने के लिए चंदा देते हैं। तो सर इसके माध्यम से ये फंड इकट्ठा किया चंदा देते हैं, वो स्कूल बनाता कौन है? सर SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनवाती है। जी सर। और शिक्षक कैसे आते हैं उसमें? सर मैं समझा नहीं। उसमें स्कूल तो बन गया चंदे से, जी, शिक्षक कहाँ से आएगा उसमें? सर शिक्षक गवर्नमेंट भर्ती प्रक्रिया करवाती है, वो उसी गवर्नमेंट के शिक्षक आ जाए, जी जैसे सर। आप हैं, वो आप ही के कैडर के लोग आए? जी सर। अच्छा, ये अच्छी व्यवस्था है। हाँ सर, वैसे राजस्थान अपना जो बजट है 3.79 लाख करोड़ का, उसका लगभग 18% ही शिक्षा पे व्यय कर रहा है। लेकिन सर इसमें जो CSR फंड स्कूलों को अलॉट किया जाता है वो उनके सिर्फ रखरखाव के लिए दिया जाता है, ना कोई 18% तो शिक्षा में बहुत ज्यादा नहीं है, कई प्रदेश तो 30% करते हैं। जी सर। तो सर उसी को ध्यान में रखते हुए ये भामाशाह स्कीम लॉन्च की है, ताकि सामुदायिक सहयोग के माध्यम से स्कूलों की व्यवस्था सुधारी जाए सर। अरावली के कुछ विवाद अभी आए हैं सामने पर्यावरण को लेके, जी, क्या है ये विवाद? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ निर्णय दिया है। सर सुप्रीम कोर्ट की एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है, उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है कमेटी या मंत्रालय ने बनाई है? सर ये सुप्रीम कोर्ट को तकनीकी जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई समिति है। सर इसमें यह कहा गया है कि जो अरावली का 100 मीटर से ऊपर वाला भाग है वही अरावली में इंक्लूड किया जाएगा, उसके अलावा जो भी पार्ट है वो अरावली का भाग नहीं होगा। सर इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से लोगों में यह धारणा बन गई कि जो 100 मीटर ऊपर अरावली है उसी को संरक्षण मिलेगा, उसके अलावा जो भी अरावली उसमें खनन कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन सर जो पर्यावरण मंत्रालय है उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो अरावली का 100% से ऊपर 100 मीटर से ऊपर भाग है और उसके जो नीचे वाला पार्ट है जो 500 मीटर के घेराव में है उसको पूरी तरीके से संरक्षित किया जाएगा। तो सर जो अरावली का लगभग 2 लाख हेक्टेयर का पार्ट है उसमें से मात्र 0.19% भाग ही खनन के लिए आवंटित है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में उसका सतत रूप से खनन किया जा रहा है। तो जो
निर्णय दिया है पर्यावरण मंत्रालय ने, इससे समस्या का समाधान हो जाता है? सर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो अलग अलग राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, इनमें फिक्स डेफिनेशन नहीं थी अरावली को लेकर। तो जो अवैध खनन करता है वो इस लूप होल का फायदा उठाकर अवैध गतिविधियां कर रहे थे। तो सर सुप्रीम कोर्ट ने यह सही कदम उठाया है कि एक फिक्स परिभाषा के माध्यम से उस अवैध खनन को रोका जाए, और जो खनन होगा वो नीलामी के माध्यम से आवंटित करके सतत खनन को बढ़ावा दिया जाने का प्रयास है सर इसमें। तो क्या नीलामी के माध्यम से जो खनन होता है उसमें क्या गड़बड़ नहीं होती? सर इसमें सुप्रीम कोर्ट खुद ऑब्जर्वर के रूप में भूमिका निभाता है ताकि जो खनन हो वो पूरा सतत हो। सर अरावली के एक प्रोजेक्ट है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, तो उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बहुत अच्छी है सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसे सुप्रीम कोर्ट का नाम आप ले रहे थे बार बार, जी सर। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों का सेपरेशन होना चाहिए। जी सर। हर आदमी की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं और एक दूसरे के उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि साहब सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी, और ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, वो कहा सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम बनवाए। तो ये ऐसा होना चाहिए क्या? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट संविधान में एक आर्टिकल 142 है, तो जहाँ पर भी न्याय संगत लूप होल्स या कुछ कानून नहीं बनाए हुए होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह उस नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के अधिकार की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि सब लोग अपने अपने काम करेंगे, अपनी अपनी अधिकारों का उपयोग करेंगे। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि साहब सुप्रीम कोर्ट अनधिकार चेष्टा कर रहा है, मगर ये सुप्रीम कोर्ट को जा क्यों रहे हैं इतने मामले? सर इसमें जितना मैं सोच पा रहा हूँ, कुछ कानूनी लूप होल्स की वजह से और सही समय पर इनका निर्धारण या समाधान नहीं होने की वजह से मामले सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। समाधान तो उसमें एग्जीक्यूटिव भी कर सकती है। ये लोग एग्जीक्यूटिव के पास क्यों नहीं जाते, या लेजिस्लेचर में ये एमएलए के थ्रू इलेक्शन, ये एमएलए के थ्रू क्वेश्चन उठवा के वहां क्यों नहीं अप्रोच करते? सर भारतीय जो संविधान है उसने यह व्यवस्था की है कि जो कार्यपालिका है, वो जो विधायिका है, वो कानूनों का निर्माण करेगी। और सर जो वो मालूम है मुझे, आपको भी मालूम है। जी सर। और सर कहाँ गड़बड़ हो रही है? सर मेरे हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत हो रही है और उसकी सही समय पे सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भेज दिए जाते हैं सर। भेज दिए जाते हैं या चले जाते हैं सर। कौन ले जाता है इनको? सर पिटीशन कौन डालता है? सर माफी चाहता हूँ, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कोई बात। ये बताओ कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, जी वो सर। किसने ऑब्जर्व किया था पहली बार? फिजिक्स वाले जी सर, हैं आप, जी तो सर, इसलिए जी सर। पकड़ लिया मैंने आपको। जी सर। बताओ। सर थोड़ा समय चाहता हूँ सर मैं, अगर हाँ, आपका बताओ फोटो इलेक्ट्रिक। अगर ये सर- देखो याद करने की चीज नहीं है ये, तो सर- अगर आप जानते हैं, नहीं जानते। सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में मुझे जहाँ तक पता है सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था सर। बस ठीक है। अच्छा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने और भी बहुत सारी योगदान दिए फिजिक्स में, एक जी आध सर। और बताओ जरा। सर उनका सबसे बड़ा योगदान स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से संबंधित है। और सर दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ही। और सर नोबेल प्राइज किस चीज पे मिला उन्हें? सर उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मिला था। करेक्ट। और एक और बड़ा भारी उन्होंने योगदान दिया है, E = mc²। जी सर, मैं याद नहीं कर पाया सर, सॉरी सर। अच्छा, ये बताओ कि सूर्य जो है वो लगातार एनर्जी देता रहता है, सोर्स क्या है इस एनर्जी का? सर सूर्य के पास हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, इसका हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का पर्याप्त भंडार है। तो वो जो एनर्जी है वो जो हाइड्रोजन का परमाणु जब आपस में फिजन रिएक्शन करते हैं
तो उसके फिशन या सॉरी सर फ्यूजन रिएक्शन करते हैं। फ्यूजन करते जी हैं? सर। अच्छा, उसके माध्यम से एनर्जी रिलीज होती है और जो वो मटेरियल हाई मास मटेरियल में चेंज हो जाते हैं। जैसे हाई मास मटेरियल। अच्छा, जैसे तो जैसे हाइड्रोजन का मान लिया फ्यूजन हुआ, जी सर। क्या हुआ फिर? सर उससे हीलियम बनेगा अच्छा, और उससे एनर्जी निकलेगी सर। एनर्जी क्यों निकलती है उसमें? सर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की वजह से सर। अच्छा, तो इसमें कहीं E=mc² का भी? जी सर। क्या? सर अगर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएं तो दोनों साइड हाइड्रोजन हीलियम में। ठीक है। अच्छा, मान लिया ये जो भंडार है वो खत्म हो जाए हाइड्रोजन का, जी सर। फिर क्या होगा? मान लिया सन है, और भी स्टार होंगे, जी कुछ खत्म भी हो गए होंगे। जी जी सर, अगर सामान्य तौर पर जो चंद्रशेखर लिमिट भारत के साइंटिस्ट चंद्रशेखर जी ने लिमिट दी थी, अगर किसी भी सूर्य या तारे का आकार 1.4 सोलर सूर्य के मास से अगर कम है नहीं, ज्यादा है, तो ज्यादा मान के चलो, तब क्या होगा? तो सर वो न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा और उसके भी बाद ज्यादा है में तो ब्लैक होल में बदल जाएगा सर। ब्लैक होल। जी सर। तो ब्लैक होल की क्या प्रॉपर्टी हुई? सर ब्लैक होल की प्रॉपर्टीज ये है कि हाई डेंस अत्यधिक घनत्व वाला क्षेत्र होता है और जिसमें हाई ग्रेविटी होती है और सर द्रव्यमान इन्फिनिटी होता है और सर वो लाइट को बाहर नहीं आने देता अपने क्षेत्र से। किसी भी चीज को बाहर नहीं आने देना, जो एक बात पड़ गई। जी चलो, सर। गुड। अच्छा, मैं अब आपको अपना इंप्रेशन बताऊंगा आपके बारे में। तो पहली बात तो ये है कि जो कब बताया आपने इंटरव्यू? सर 14 जनवरी को है। 14 जनवरी, तो 14 लगभग 18-19 दिन आपके पास हैं, तो इसमें बड़ी मेहनत करके जी और लगभग जो आपने पहले से ही तैयार कर रखा है उसको बार बार रिपीटेडली रिवाइज करके समझिएगा। जी ऐसा ना लगे कि आपको ये कहना पड़े मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। जी सर। याद नहीं करते हैं आप समझते हैं जी कि साहब ध्यान नहीं आ रहा है, ये तो आप कह सकते हैं। जी और ये छोड़ दीजिए जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, और ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तकिया कलाम होता है जो मतलब रिडंडेंट है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। ओके, जब ये 10-15 दिन, एक महीने के आप न्यूज़पेपर के मुख्य खबरें, उसके बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए छोटे छोटे, एक एक लाइन के, और उसके बैकग्राउंड नोट्स बनाइए जी और पढ़िए। इसी तरह फिजिक्स में जो आप जानते हैं ऑलरेडी, उसको आप विकिपीडिया से या कहीं से ब्रीफ उसके तैयार करिए। जी सर। डिजिटल, एक एक दो पैरा के, ज़्यादा नहीं बस, और उनको फिर पढ़िए। कुछ आपके आपको पहले ही मालूम होगा यू आर थॉरो, नहीं थॉरो। जैसे ये जो ब्लैक होल होता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसके आसपास से कोई चीज़ भी गुजरती है तो ये उसको हाई ग्रेविटी के, हाई डेंसिटी, हाई ग्रेविटी की वजह से उसको अट्रैक्ट करके समा लेता है अपने। जी सर। तो इस तरह की बातें। तो फिर एस्ट्रोनॉमी की बात की आपने, तो स्टार्स हैं उसमें, और बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं, ये कैसे इसका ब्रह्मांड का क्या है ओरिजिन, इस तरह की बातें, कुछ मेन चीज़ें हैं वो आप समझ लीजिएगा। आपका टीचिंग के लिए कुछ सवाल पूछे हमारे कलीग ने, तो उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आपने जवाब भी दिया है, और भी चीज़ें जो हैं उनको अच्छी तरह तैयार करके जाइएगा। जनरल साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपना कम्युनिकेशन किया है, और फ्लो अच्छा था आपके कम्युनिकेशन में, टेबल थे, और अब मैंने देखा कि आप लॉजिकल भी थे। अभी जब आप अंदर आते हैं तो विश करते हैं, खाली चेयर को विश कीजिए, सबको अलग अलग से ना कीजिए। अगर कोई लेडी है मौजूद तो चेयर के बाद उस लेडी को, दैट्स ऑल। जी सर। ओके, आई कांटेक्ट बना के रखें उनके साथ जो आपसे बात कर रहे हैं। सबकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, सबको मत एंगेज करिए। सर कहीं कहीं आपको बताया होगा कि ऐसे जी करना सर। है, लेकिन जैसे सर बता रहे हैं कि उचित यह है, हम भी ये सब ऐसे ही समझते हैं, तो सहज यह है कि जिससे आप देख रहे हो उसकी तरफ बात करिए, उनकी तरफ देखते हुए। जी सर। ओके, बट अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप जो चॉइस लगाना चाहते हैं। हॉबी और ड्यूटी में फ़र्क समझ लीजिए। चैट जीपीटी में जाइए, विकिपीडिया में जाइए, दोनों में फ़र्क समझ लीजिए और जस्टिफाई कर दीजिए जैसे भी आप करना चाहते हैं।
लेकिन अंतर होता है दोनों में, ये समझिए। अब आपने भर दिया है, जस्टिफाई करना होगा, जी सर। कम से कम दोनों में अंतर तो आप जान के चलिए, जी सर। समझ तो लीजिए इस चीज को। जी सर। माफी चाहता हूँ बोलने की जरूरत नहीं है, हर एक इंसान को सब कुछ नहीं मालूम होता। जी सर। अगर नहीं मालूम तो कह दीजिए कि सर मैं थोड़ा इसके बारे में और अध्ययन करूंगा, या मैं अभी फिलहाल याद नहीं कर पा रहा हूँ। जी सर। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है ये कि कोई चीज़ ना आ रही हो। जी सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। आपने बहुत मेथोडिकली जवाब दिया है, बड़े क्रम से जवाब दिया है। मैं बस एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था, जी। ये दौसा का क्या महत्व है, वो आप तैयारी कर लीजिएगा। जी। दौसा काफी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जी माना सर। जाता है, ठीक है ना। और दूसरा है कि आपको कितना नंबर आया था, एक इंटरव्यू आपने फेस कर जी लिया सर। है, 138 था सर। 138, तो आप में पोटेंशियल काफी है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी। वो देखिएगा पिछली इंटरव्यू आपने क्या कमी रखी थी, उसको ध्यान रखिएगा। जी सर। थैंक यू सर। अच्छा किया आपने। ये जो एक तो आप शिक्षक हैं, तो शिक्षा का पे आप जरूर एक्सपेक्ट करिए। जी सर। आपने जवाब ठीक दिया है, लेकिन कुछ और भी थोड़ा सा कंटेंट जी सर। उसकी तैयारी करिए। जी। और ये अरावली का जो मामला है, तब तक 15, जब तक आपका इंटरव्यू तब तक थमेगा तो है नहीं, जी सर। तो उनके जहन में रहेगा, तो उसकी भी आप अच्छी तैयारी कर लीजिए। जी सर। और संक्षेप में उत्तर देना ज़्यादा अच्छा रहता है, 2-4 लाइन से 5 लाइन, जितना ज़्यादा बोलते हैं कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, जी सर। ठीक है ना, तो संक्षेप में बोलिए। जी सर। एक सर्वे किया जाता है, सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, जी सर। हर 3 साल में 4 साल में होता है। उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट और देख लीजिए, ऑल ओके इंडिया सर। सर्वे होता है। ओके सर। आप कुछ पूछेंगे? सर वही जो सर बता रहे थे। बता दिया ना। हाँ नहीं सर, जैसे मैं मॉक दिया हूँ 4 अभी तक, तो उसमें ये बोला है कि सभी से आई कांटेक्ट बना के रखा। देखो भाई, ऐसा है, सुनिए, ये सवाल बहुत बार आता है हमारा। मैं आईएएस के इंटरव्यू में गया हूँ दरअसल, जी सर। यूपीएससी के, और हम लोगों का सबका ये विचार है कि देखिए, वो छोटा कमरा होता है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा भी नहीं होता। जी सर। जो सवाल पूछ रहा है उससे अगर आप आंखें मिला के बात करेंगे, तो ना तो आप डिस्टर्ब होंगे, ना वो डिस्टर्ब होगा। अब आप बात मेरे से कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, जी सर। डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। तो मॉक इंटरव्यूज को जाने दीजिए। हमारी बहुत सीरियस रिकमेंडेशन है कि आप आई टू आई कांटेक्ट रखें। बाकी जो 4 बैठेंगे वहाँ, वो एनीवे आपको देखेंगे, जी सर। है ना। And he has already gone through the process interview. ये आप देखा already हुआ आपका? gone। जी सर। तो ऐसे क्या बात है? तो जब जो प्रश्न पूछे उसका आपको दो, उसकी आंखों में आंखें डाल के आपको सहूलियत हो जाएगी। जी सर, एक चीज और पूछनी है कि हाथ हैंड मूवमेंट जरूरी है या बस? नहीं, जरूरी बिल्कुल नहीं है। जितना शांत आप रख सकेंगे उतना ही अच्छा हो। ओके सर। गो अहेड। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अच्छा, हाथ यहाँ मत लाइए, विश कर ब्राइट दीजिए। चांसेस। थैंक यू सर। यू हैव ब्राइट चांसेस। ओके सर।